सो वेलकम बैक अगेन। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? इंडिया साइज एंड लोकेशन, है ना। इंडिया साइज एंड लोकेशन में जो ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया था हमारे लोकेशन के बारे में। समझ में आया था सबको? आई होप सो। जो वीडियो में देख रहे हैं उनको भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। हमने कल क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये सब चीज़ें हमने बेसिक कुछ चीज़ें थी जो हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और उसी के आधार पर हमने ये भी समझा कि इंडिया का लोकेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, ये हम समझ चुके थे। आज हम क्या देखेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के साइज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इंडिया के साइज के बारे में, कि वर्ल्ड के आधार पर, वर्ल्ड के कॉन्ट्रास्ट में जो इंडिया है उसका साइज क्या है, कितना बड़ा इंडिया है ना, और उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसका लैंड बाउंड्री एरिया क्या है, टोटल लैंड एरिया क्या है। ये सब चीज़ों को हम इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और फिर उसको बोर्ड पे भी कुछ बनाएंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप घर पे जाने के बाद ज़रूर एक बार एनसीईआरटी पलटिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए जो बताते हैं। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके सारी चीज़ें इतनी अच्छी से रिवीजन हो जाएगी कि फिर किसी भी तरीके से एग्जाम आए फिर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग टाइम टू टाइम उस पर भी। तो आज शुरू करेंगे इंडिया के साइज के बारे में, शुरू किया जाए। ठीक है, तो चूंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो एक मैप ड्रॉ कर लिया जाए इंडिया का। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी कॉपियों पे इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इंडिया का मैप तो आपको कम से कम बनाने आना चाहिए, भारत के हैं भाई, तो कम से कम अपनी धरती का मैप हमें बनाने आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा खराब ही सही, लेकिन प्रयास करें हर बार कि एक अच्छा मैप हमसे ड्रॉ हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ फास्ट में ताकि आपको पढ़ा पाऊँ अच्छे तरीके से। चलिए, आपके सामने मैंने एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप भी बनाइए, और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और चीज़ों को देखिए, लिखिए, समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या कहता है टॉपिक, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब टॉपिक क्या कहता है इसको समझते हैं बढ़िया से। कल तो हमने इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट समझ लिया था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कैसे कैसे है, ये सब चीज़ हमने कल देख ली थी। ठीक है, कहता है साइज, टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं साइज, इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। हम लोग साइज को समझेंगे, साइज को बेसिकली समझने वाले हैं। ठीक है, क्या कहता है? कह रहा है कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडिया के लैंड मास की बात करें, लैंड मास मतलब टोटल लैंड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो m लिखे हैं इसका मतलब है मिलियन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मिलियन। शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, हालांकि आप लिखेंगे MILLION, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते जाइए, स्टॉप राइटिंग, एकदम इतना लिखने के बाद अब एकदम स्टॉप हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे ध्यान से। ठीक है, कहता है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये जो पूरा भारत देख रहे हो, अगर आपसे पूछे कि भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है तो सिंपल सा आंसर बोलेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही बन गया, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, या व्हाट इज द लैंड मास ऑफ इंडिया। तो देन व्हाट विल योर आंसर? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड, यहां तक एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। कहता है इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, पूरी दुनिया में जितनी पूरी दुनिया में लैंडमास है उसमें जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है? तो 2.4%। 2.4%। अब ये कैसे समझेंगे? तो देखिए, आपके बुक में एक तस्वीर बनाई गई होगी, एक ग्राफ बनाया गया होगा, इंडिया एंड वर्ल्ड का एक मैप बनाया गया होगा। ये समझ में आ रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ना? वीडियोज में भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देखिए, आपका इंडिया यहां पर लाई करता है ना, येलो इन कलर में है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टोटल लैंड एरिया देखिए, उसमें टोटल में इंडिया कितना एरिया कवर कर रहा है?
2.4%। मैंने जितना अगर इसका लैंड अगर 100% लैंड देखे पूरे अर्थ का, तो उसमें 2.4% जो लैंड है वो किसके पास है? इंडिया के पास है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको भी हम जरा एक बार बना ही लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैंने बनाया है आपका इंडिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका मैंने अर्थ बनाया है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, रफ मैंने ड्रॉ किया है, बुक आपके पास है ही, आप वहां से भी देख के समझ सकते हैं। कनाडा वाला रीजन हो गया, ये यूरोप हो गया। ठीक है, एशिया हो गया, समझे, एशिया हो गया, ये इंडिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका हो गया अफ्रीका, अफ्रीका हो गया, ये आपका अंटार्कटिका रीजन वाला हो गया। देखिए ध्यान से, बात नहीं करेंगे, सुनेंगे ध्यान से प्लीज। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे ध्यान से। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब समझने के लिए है, ये एक बनाया गया है। अब देखिए ये पार्ट जो है वो हमारा क्या है? इंडिया है। ये पार्ट क्या है? हमारा इंडिया है। तो टोटल जो लैंड एरिया है, इस टोटल लैंड एरिया का 2.4% जो लैंड है वो किसके पास है? इंडिया के पास है। किसके पास है? इंडिया के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से? क्लियर है? टोटल जो लैंड है उसका 2.4% इंडिया के पास है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है पूरे वर्ल्ड का, उसका 2.4% किसके पास है? इंडिया के पास है। बिल्कुल सिंपल। देखिए आगे क्या कहता है एनसीईआरटी, कहता है कि इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इससे क्या क्लियर होता है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया जो है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। तो बाकी के 6 कंट्री कौन कौन सी है भाई? तो जरा उसको देखते हैं, बाकी की 6 कंट्रियां कौन कौन सी है। सबसे पहला कंट्री बताइए जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, चुपचाप वर्ल्ड मैप देखिए बुक में और वहीं से रिलेट कर पाइए। पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे तो एशिया और यूरोप में मिलाकर एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? रसिया। ठीक है, क्या है? रसिया। रसिया की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते चलते हैं। देखिए रसिया एक ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में है। कितने कॉन्टिनेंट में है? 2। कौन कौन सा? एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में 2 कंट्रियों में। ठीक है, 80% रसिया का जो पार्ट है वो एशिया में है। 80% रसिया का पार्ट कहां है? एशिया में है, समझे। और 20% जो रसिया का पार्ट है वो कहां पर है? यूरोप में। ठीक है, 20% जो रशिया का पार्ट है वो कहां पर है? यूरोप में। दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर कैसे हम समझेंगे कि कहां से पार्ट जो है वो एशिया में है और कहां से पार्ट जो है वो यूरोप में, तो दिमाग में रखना है यूरल माउंटेन। क्या दिमाग में रखेंगे? यूरल माउंटेन। बिल्कुल सही। यूरल माउंटेन एक ऐसी पहाड़ है जहां से अगर ईस्ट साइड में हम देखें तो यूरोप का रशिया का जो पार्ट है वो एशिया में आता है, और यूरल माउंटेन के वेस्ट में जो पार्ट है वो रशिया का पार्ट जो है वो कहां आता है? यूरोप में आता है। बिल्कुल सही। अगर हम यूरल माउंटेन के अलावा अगर हम किसी और चीज को डिनोट करने की कोशिश करें तो किसको बोल सकते हैं? यूरल सी को। बिल्कुल सही दोस्तों, यूरल सी। बहुत अच्छा रिवीजन है। यूरल सी की बात करते हैं तो यूरल सी से भी आप डिवाइड कर सकते हैं रशिया को 2 कंटिनेंट में। द वन इज एशिया एंड द अनदर वन इज यूरोप। इज दैट क्लियर और नॉट? तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया है। दूसरे नंबर पर क्या आता है बताइए? सेकंड नंबर पर क्या आता है? कनाडा। क्या आता है? कनाडा। बिल्कुल सही, कनाडा। कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरे नंबर पर कंट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री में से एक है। दूसरे नंबर पर है। ठीक है, हमने 7th लार्जेस्ट कंट्री में इंडिया को देखा है। तो सबसे पहले हमने बात किया किसका? सबसे पहले हमने बात किया रशिया का। दूसरा हम किसका बात करेंगे? कनाडा का। अगर हम कनाडा की बात करें तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 9.something% जो एरिया है वो किसके पास है? कनाडा के पास है। ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 9 पार्ट जो है, परसेंटेज ऑफ पार्ट जो है वो कनाडा के पास है। कनाडा कहाँ है? देखो बाबू, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया और इस रीजन में आपका कनाडा है। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है, थोड़ा सा रफ इमेज है लेकिन समझ में तो दम आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो है वो कनाडा है। ठीक है, ये हो गया आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा। कनाडा पंजाबी लोग ज्यादा जाते हैं ना,
इट्स कनाडा, है ना। तो कनाडा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिए। देखिए कनाडा के बारे में आपको क्या बताएं, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पर लंबरिंग होता है। लंबरिंग का मतलब होता है जैसे ये जो प्लाई वगैरह आप देखते हैं ना, प्लाई वगैरह, तो लकड़ियों को काटकर प्लाई वगैरह वहां पर बनाया जाता है और भेजा जाता है। उसके बाद मिनरल्स का खदान भी है, कनाडा में अच्छा खासा आयरन वगैरह पाया जाता है वहां पर। तो कनाडा और बहुत ठंडा प्रदेश भी है, तो एक अच्छा कंट्री है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, तो एक बहुत अच्छी कंट्री है। तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, कनाडा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आपका क्या हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, उनके यूनियन को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वेरी सिंपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे जो चौथा सबसे बड़ा कंट्री है उसका नाम क्या है, चाइना, हमारा पड़ोसी, जिसने हमें कोविड-19 गिफ्ट में दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाइना, है ना। चाइना यहीं पर देखिए, ये हमारा एरिया जो है ये तिब्बत एरिया है, ये नेपाल हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया, तिब्बत, जहां की प्लेटू दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटू है। तिब्बत प्लेटू को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या हो गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये चाइना कंट्री हो गई, और इसके ऊपर क्या हो गया, मंगोल्स हो गए, क्या हो गए, मंगोल्स। उसके बाद पूरा रशिया ही है। इज दैट क्लियर? तो आप समझ में आ रहा ना, पूरा क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया चाइना। तो चाइना आपके पड़ोसी राष्ट्र है, तो इसके बारे में क्या बताना है ना, चिंदी चिंदी आंखें, छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी हाइट, है ना। तो चाइना हालांकि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, और इसके साथ तो हमारा हमेशा कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं, तो इसके बारे में आप जानते ही हैं। खैर चलिए 5 नंबर में आते हैं, पांचवी सबसे बड़ी कंट्री बताइए, ब्राजील। ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, सॉरी, ब्राजील दिखाई दे रहा है सब लोग को, ब्राजील। ब्राजील जो है वो 5वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, ब्राजील जो है वो 5वीं सबसे बड़ी कंट्री है। और ब्राजील कहां पर है, तो देखिए साउथ अमेरिका में ये वाला जो रीजन है ये पूरा ब्राजील है। ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, वहां पर एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जिसके बारे में आप क्लास 10th के चैप्टर 1 के जियोग्राफी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वो रियो डी जेनेरियो क्या है, ये एक प्लेस है, जैसे कि बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट क्या एक प्लेस है, वैसे ब्राजील देश में रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है जहां पर अर्थ समिट हुआ था। इसके बारे में डिटेल में उसी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए ठीक है। अर्थ समिट किस चीज के लिए हुआ था, तो इन्वायरमेंटल जो अनबैलेंस देखने को मिलता है, पॉवर्टी देखने को मिलता है, गरीबी जो देखने को मिलता है, जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को डिप्लेट कर रहे हैं, तो उसके कंजर्वेशन के लिए ब्राजील में क्या किया गया था, एक मीटिंग की गई थी, ठीक है, जिसमें 100 देश के रिप्रेजेंटेटिव जुटे हुए थे। तो वहां से काफी स्टेप्स लिए गए कि भाई अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, है ना, सॉइल कंजर्वेशन कीजिए, है ना। तो वो सब चीजें स्टेप्स लिए गए थे, तो ये ब्राजील से लिया गया था। तो ब्राजील को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। छठी कंट्री बताइए कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा क्या है, छठी सबसे बड़ी कंट्री है। और इसके बारे में हम ये बताएं कि ये पूरे वर्ल्ड का 7% एरिया जो है वो क्या करता है, कवर करता है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 7% जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया देखो यहाँ पर है ना, इंडिया के नीचे है, इक्वेटर के नीचे पड़ता है। देखो ये अगर मान लो इक्वेटर अगर हम बना दें, तो इक्वेटर के नीचे हमारा क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो एक आइलैंड कंट्री है। कैसी कंट्री है, आइलैंड कंट्री। तो पहला चीज तो हो गया कि आइलैंड कंट्री है। दूसरा अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है। क्या ये, कॉन्टिनेंट भी। हालांकि इसका कॉन्टिनेंट में दूसरा नाम भी देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्रोमिनेंट कंट्री है, तो इसी के नाम पर इस पूरे एरिया को क्या कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहा गया। क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। जैसे आसपास में न्यूजीलैंड वगैरह भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ठीक है, इक्वेटर के नीचे है। और ये एक प्रकार से क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, एक कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। यहाँ का फेमस के बारे में क्या जान सकते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग है ना, या फिर कंगारू वगैरह यहाँ का फेमस है एनिमल के रूप में, है ना। तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। तो छठे नंबर पे आपका क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। और 7वें नंबर पर हमारा क्या आएगा, इंडिया, हमारा प्यारा भारत, है ना, इंडिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना, हाउस द जोश, अरे वाह क्या बात। चलिए ठीक है, तो हमारा 7वें नंबर पर हमारा क्या आता है, इंडिया आता है। इज दैट क्लियर और नॉट, है ना। इंडिया जो है वो हमारे 7वें नंबर पर आता है। तो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री इंडिया, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत ज्यादा है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो हमारी इंडिया आती है। मतलब ऐसा समझिए कि इंडिया के एक स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री, जिसके टोटल पॉपुलेशन के इक्वल है। अगर हम बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करें
तो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़, है ना। श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2 करोड़ से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ है, और हमारे यहाँ तो 3 करोड़ लोग रेलवे में फॉर्म भरते हैं, बेरोजगार लोग। जरा सोचिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है ना, कितना मल्टीपल पॉपुलेशन है। तो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन को सही तरीके से यूज किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स बना दिया जाए, तो ये दुनिया की सबसे तगड़ी और सबसे मजबूत राष्ट्र बन जाएगी, जैसे कि पहले हुआ करती थी, इतिहासों में हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर जा रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब देखिए लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट यहां से थोड़ा सा शार्प करना है। देखिए इंडिया का अगर मैप आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में भी कि ये बे ऑफ बंगाल होता है ना, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसको, बे ऑफ बंगाल। और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अरबियन सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरबियन सी। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये खाड़ी है, बे है, और ये बंगाल से सटा हुआ, इसलिए इसके नाम पर इसको बंगाल की खाड़ी कही गई। अरबियन सी इसलिए बोला गया क्योंकि इधर अरब कंट्री से ये कनेक्टेड है, तो इस वजह से इसको अरबियन सी भी बोला गया। और नीचे हो जाएगा इंडियन ओशन, क्योंकि वो इंडिया का सिग्निफिकेंस पर आधारित है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो नीचे हमारा कौन सा वाटर बॉडी हो गया बाबू, इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, इंडियन ओशन। चलिए अब देखिए यहां से अगर हम देखें, ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो इसके नीचे वाला पूरा एरिया जो है ये पूरा पेनिनसुला पार्ट है। ये क्या है, पेनिनसुला पार्ट है, पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे बोलते हैं, अ लैंड विच इज बीइंग सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, है ना। वह लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एकदम क्लियर। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज पेनिनसुला, देन व्हाट विल योर आंसर, द आंसर इज अ लैंड विच इज बीइंग सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। अगर कोई लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड। वेरी गुड, उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड। जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया है, राइट, तो ये आइलैंड हो गया। पेनिनसुला किसे बोलेंगे, पेनिनसुला उसे बोलेंगे जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो। तो देखो, तो एक साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे हमारा इंडियन ओशन हो गया, और इधर हमारा अरेबियन सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम, वेरी गुड। ठीक है, अब इतना समझ गए तो पेनिनसुला के ऊपर वाला जो पार्ट है वो एकदम क्या है, मेनलैंड, मतलब मेनलैंड नहीं, जैसे कि पूरा एकदम लैंड एरिया है। मतलब ये आपका ना पेनिनसुला नहीं है, क्या है आपका ना आपका आइलैंड है, ये पूरा क्या है, एक पूरा कंप्लीट लैंड एरिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो गुजरात, ये स्टेट आपका क्या है, गुजरात। ठीक है, गुजरात के इस साइड में वाटर बॉडीज है, इधर गल्फ ऑफ खंबत भी है, इधर आपका गल्फ ऑफ खंबत भी है। सब सिखाएंगे, सब आगे सिखाएंगे आपको, मेन चीज स्टेट्स। बहुत सारे बच्चे देखिए क्लास 6, 7, 8 में आपको मैप दिया जाता है करने के लिए स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो मैप सिर्फ कोटा पूरा करते हैं कि बस मैप मिला, मैप में बना दिया और काम खत्म। लेकिन मेजोरिटी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर 100 बच्चों को बैठा दिया जाए तो उसमें से ईमानदारी से मैं बताता हूं 80 बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे स्टेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टेट कहां पर है, अगर दे दिया जाए खाली मैप तो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कंप्लीट पता होना चाहिए। और 9, 10th में तो आपको अगर स्टेट्स नहीं पता है तो मैप वर्क आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि तूतीकोरिन सी पोर्ट कहां है, क्लास 10th का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपका आता है मैप वर्क में। तो तूतीकोरिन सी पोर्ट आप कैसे बताएंगे। अगर आपको मैं ये भी बता दूं कि मान लीजिए वो तमिलनाडु में है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको यही नहीं पता कि तमिलनाडु कहां है, तो आप क्या करेंगे। ऐसी ऐसी भी कॉपियां मैंने चेक की है बहुत सारे बच्चों की, देखिए कहना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी भी कॉपियां चेक की है कि क्वेश्चन दिया हुआ था मैप में, एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैप वर्क में कि 1917 में 1917 में सत्याग्रह मूवमेंट कहां चला था। ठीक है, वेयर वाज द सत्याग्रह मूवमेंट हेल्ड इन 1917। 1917 की जो सत्याग्रह मूवमेंट थी वो कहां हुआ था, क्लास 10th का क्वेश्चन है, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट बिहार के चंपारण में किया था। ठीक है, अब बच्चे को बिहार स्टेट तो यहां पर है, ठीक है, और चंपारण ऊपर मारना होता है। ठीक है, बच्चे को ये नहीं पता है, एक बच्चे की कॉपी मैंने ऐसे चेक की थी जिसमें ये नहीं पता है कि भाई उसका बिहार स्टेट यहां पर है और वो बिहार का बच्चे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबसे ऐसी मिस्टेक होती है, बहुत ऐसे हैं जो एकदम मस्त बनाते हैं, समझे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकदम सिंसियर नहीं होते हैं तो उनसे गलती होती है। अभी यहां बिहार ना बताने के बदले इधर कहीं बिहार बताया हुआ था, अब एकदम गलत। देखो कितना बड़ा मिस्टेक है, ब्लंडर है, समझे, बहुत बड़ा मिस्टेक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहां पर है। तो हम उसके ऊपर भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, मैप का एक डे रखेंगे जिसमें सिर्फ मैप प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे, और मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, और अगर आप ईमानदारी से उस टास्क को बना दिए
तो फिर आपको फिर मैप के स्टेट्स में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे चल के जब आपको यूरोपियन मैप्स पढ़ना हो, जैसे अगर आप बीपीएससी वगैरह पढ़ेंगे तो उस तैयारी में आपको मिडिल ईस्ट पढ़ना होता है, अरब कंट्रीज के बारे में पढ़ना होता है, कितने कंट्रीज हैं, फिर आपको वो बाल्कन रीजन देखना होता है जो मेडिटेरियन सी के ऊपर है, किनारे किनारे, वो सब देखना होता है। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज देखना होता है, उसमें 50 कंट्रियां हैं, फिर अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आपको इंडिया का ही बेस नहीं पता होगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए और ये हमारी जिम्मेवारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम आपको पढ़ाएंगे भी, टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो पेनिनसुला समझ गए, हम लोग बात करें लैंड एरिया की, ठीक है। तो देखिए यहां से हमारा लैंड एरिया शुरू होता है, मैं इसको बॉर्डर कर रहा हूं, ठीक है। ये जो पूरा है, ये बॉर्डरिंग एरिया जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो बॉर्डरिंग एरिया देख रहे हो, इस पूरे बॉर्डरिंग एरिया का आपको बता रहा है कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 15,200 किलोमीटर में, ठीक है। लैंड क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, ये नीचे वाला लैंड बाउंड्री नहीं है, यहां से लैंड बाउंड्री शुरू हो रहा है। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, यहां पर लिख रहे हैं लैंड बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री जो है, ठीक है, वो कितना है इंडिया का, 15,200 किलोमीटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। 15,200 किलोमीटर इंडिया का लैंड बाउंड्री है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखिए यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ऊपर वाले पार्ट को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को निकोबार बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बताइए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी सर्च करके आइएगा, ठीक है। ये टास्क है, ये सब चीजें आपको टास्क दिया जाएगा, ठीक है। सभी लोग जो वीडियो में देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है, देखिए ध्यान से, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, अंडमान। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ अंडमान, और नीचे वाले को ग्रुप ऑफ निकोबार, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। और इसी प्रकार से इधर भी आपका क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है दोस्तों, क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। इसकी राजधानी, इसका भी सर्च करके आइएगा देख के, ठीक है, दिमाग में रखना है, पक्का रखना है, ठीक है सब लोग। तो ये हो गया आपकी लक्षद्वीप आइलैंड, और ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बड़ा सिंपल है। चलिए देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि अगर हम कोस्ट लाइन, सुनिए ध्यान से, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन का मतलब समझते हो, समझाता हूं मैं। देखिए ये जो एरिया है ये समुद्री तट से सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है, देखो इधर भी बे ऑफ बंगाल है और इधर भी अरेबियन सी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है, ये इसके बारे में और क्या बताऊं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया कि यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा पेनिनसुला है। दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है कि ये पूरा का पूरा क्या प्लेटू भी है, क्या है ये, प्लेटू भी है, प्लेटू भी है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा बात क्या रखेंगे कि इसको हम डेक्कन एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्कन एरिया। तो देखिएगा जनरली कंफ्यूज नहीं होना है, कहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखो इस पूरे एरिया को हम पेनिनसुलर एरिया भी बोलते हैं। दूसरा, इस पूरे एरिया को हम पेनिनसुला प्लेटू भी बोलते हैं, पेनिनसुला प्लेटू भी बोलेंगे क्योंकि पेनिनसुला भी है, साथ साथ में क्या है ये, प्लेटू भी है। प्लेटू के बारे में बताया है ना, प्लेटू किसे बोलते हैं, अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, इसको प्लेटू बोलते हैं, है ना। जैसे कि ये माउंटेन हो जाएगा, अगर हम ऐसे बनाएं तो ये आपका माउंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पहाड़ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्लेटू बोल देंगे। दिमाग में रखना, अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, एक टेबल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है ना जिस पहाड़ी एरिया का, उसको बोलते हैं प्लेटू। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। जमीन से उठा रहेगा, एलिवेटेड रहेगा, ये जमीन से एलिवेटेड रहेगा, लेकिन ऊपर प्लेन रूफ की तरह रहेगा जिसपे आप रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस एरिया को हम पेनिनसुलर एरिया भी बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू भी बोलते हैं। इस पूरे एरिया को डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं और डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं। तो अगर आपके दिमाग में, अगर आपके बुक में या कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि डेक्कन प्लेटू किसे बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इसी पूरी एरिया को क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू। कोई पूछ दे डेक्कन पेनिनसुला किसे बोलते हैं, तो इसी एरिया को डेक्कन पेनिनसुला बोलेंगे। कोई पूछ दे पेनिनसुला प्लेटू किसे बोलते हैं, तो इसी एरिया को हम पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं। बस अंतर ये समझना कि प्लेटू जो होगा वो अंदर होगा, प्लेटू क्या होगा, अंदर, और जब पेनिनसुला होगा तो ये पूरा का पूरा बाहरी एरिया से होगा। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि पेनिनसुला भाई पानी से सटा होना चाहिए ना। आप प्लेटू का पानी से सटा होने का कोई मतलब है, वो तो कहीं भी बना सकते हैं प्लेटू, जैसे कि यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है तो उसका पानी सटा हुआ कोई मतलब नहीं है। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो हम क्या बता रहे थे, हमने ये देखा कि हमारा जो लैंड एरिया है वो टोटल कितना है हमारे पास,
15,200 किलोमीटर। ठीक है, कहता है कि जो कोस्टल एरिया है, तो देखिए ये जो एरिया होता है, कोस्ट का मतलब होता है तट, तट का मतलब समुद्री तट। तो ये जो कोस्टल एरिया है, टोटल कोस्टल एरिया, ठीक है, जो समुद्री तट है ना, जिसके बाद आप पानी में घुसेंगे तो डूब जाएंगे अगर तैरने नहीं आता है तो। ठीक है, तो समुद्री तट है। ठीक है, तो ये जो समुद्री तट वाला एरिया है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, इसका टोटल लेंथ कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। तो 7,516 लिखते हैं, 7,516 है ना, 0.6 किलोमीटर, यही है ना, बताइए, क्लियर समझ में आ रहा है? 7,516 किलोमीटर। अच्छा, इसमें और क्या कह रहा है कि इसमें इंक्लूड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लेंथ और लक्षद्वीप आइलैंड का डिस्टेंस लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कैसे लेंथ जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई एरिया है, ठीक है, तो ये प्लेस ए हो गया, प्लेस ए से चलते हुए फिर दोबारा प्लेस ए पर आएंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही तो इसका भी जो प्लेस है उसका टोटल लेंथ, इसका जो प्लेस है उसका टोटल लेंथ, और पूरा कोस्टल एरिया का टोटल लेंथ जोड़ देंगे तो वो हमारा टोटल यहां का एरिया निकल गया, यहां का टोटल लेंथ निकल गया। एरिया नहीं मतलब टोटल लेंथ निकल गया, उस एरिया का मतलब उस जगह की बात हो रही है। ठीक है, उस जगह की टोटल लेंथ निकल गई कि नहीं निकल गई? समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का टोटल लेंथ क्या हो गया, टोटल बाउंड्री लेंथ क्या हो गया, इंक्लूडिंग मेनलैंड प्लस आपका क्या बोलते हैं कोस्टल एरिया, है ना, प्लस आपका आइलैंड्स, तो क्या हो गया, क्या बताएंगे आप? बताइए, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? बताइए, आप मैथ्स पढ़ते हैं, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, क्या निकल कर आएगा? 15,200 है ना, 15,200 किलोमीटर, उसके बाद 7,516 किलोमीटर, है ना, बताइए, 5 2 7, 7 3 10 2 12, कैरी 1 1 1 2, 22,716.6 किलोमीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? 22,716.6 किलोमीटर आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इंडिया का टोटल बाउंड्री जो लेंथ में है वो कितना है, क्या बताएंगे? 22,716.6 किलोमीटर। दिमाग में रखेंगे, ठीक है? मेन लैंड का 15,200 और नीचे का आपका 7,516.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कंसेप्ट दिमाग में चला गया? वेरी गुड। उम्मीद करते हैं यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आएगा, जो वीडियो में भी है। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आराम से हमारे ऐप पर आप क्वेश्चन डालिए और आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और समझा देंगे, ठीक है? या फिर अगले क्लास में उसको हम टैकल भी कर लेंगे जब भी कोई चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए क्या कहता है इंडिया का। अगर आप ये वाला पार्ट देखें, खूब बढ़िया से समझिए, ठीक है? खूब बढ़िया से समझिए। एक बार इसको इरेज करके एक और मैप ड्रॉ करते हैं। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए तो फटाफट, अगर आपको उतरना है तो। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो आप इसको स्टॉप करके जैसे जैसे समझाएं वैसे वैसे कर लीजिए। चलिए हम इसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा क्लीन समझ में आने के लिए, ठीक है? एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं और आपको बहुत अच्छे से और पॉइंट समझ में आएगा। देखिएगा, चलिए शांति से देखिए। चलिए ये आपका क्या हो गया? इंडिया हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, समझिए ध्यान से। अब क्या कह रहा है, इसमें क्या समझना है? कह रहा है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए इस पूरी इंडिया को हम देख रहे हैं, हम इसको वर्ल्ड के आधार पर नहीं देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं सिर्फ इंडिया के आधार पर, ठीक है? तो इंडिया के आधार पर हम ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलेंगे, इधर वाले पार्ट को ईस्ट बोलेंगे और इधर वाले पार्ट को वेस्ट बोलेंगे। तो ये जो एरिया होगा ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये वाला एरिया हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? ये हो जाएगा साउथ ईस्ट और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। मैप बुक में क्या कह रहा है? बुक में कह रहा है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो आपका जो इंडिया है वो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। तो देखिए कुछ ऐसे माउंटेन रेंजेस है बाबू, ठीक है? कुछ इस तरीके से ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, बोर्ड पर देखिए। चैप्टर 2 जो है उस चैप्टर में आपको पढ़ना है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जानते हो क्या पढ़ना होता है? उसमें यही पढ़ना होता है कि इंडिया के पास आपका जो लैंड है, जो माउंटेन है, जो प्लेटूज हैं, जो वैलीज हैं,
वो कहाँ कहाँ है और कैसा है, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। उसमें हम समझेंगे कि यंग फोल्ड माउंटेन किसे बोलते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि यंग का मतलब क्या है, जवान, है ना, जवान, उससे समझिए। जैसे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स, हम उन माउंटेन्स को बोलते हैं जिन माउंटेन्स की चोटी बहुत ऊंची होती हो। छोटी छोटी समझते हो, जो एकदम पूरा पीक पर पॉइंटेड हो, है ना, वैसे माउंटेन्स को हम यंग फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। और साथ साथ में उन माउंटेन्स की जो हाइट है वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहनी चाहिए। अब आप सोचेंगे सर हाइट कैसे बढ़ेगा, आदमी तो नहीं है, लेकिन हाँ बाबू हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा ये हम चैप्टर 2 में समझेंगे, है ना। अभी इस चीजों को समझते हैं। तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन आप देखेंगे तो वो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन ब्लिंक करना चाहिए, सर आपने बोला कि चोटी बहुत ऊंची ऊंची होनी चाहिए, तो इस रेंज में चोटी ऊंची ऊंची है कि नहीं है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? नेपाल में, है ना। तो वो क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट है ना, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। 8,848 मीटर उसकी हाइट है, लगभग 50 हो चुकी है, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ी है। तो यहीं पर है। इसी के बाद K2 है, कंचनजंगा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पहाड़े हैं जो इसमें आपको दिखाई देंगे और आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। बड़ा बढ़िया बात बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। साउथ मतलब इतना समझ गए। अब एक बात बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कल बताए थे, कितने डिग्री पर जाता है? 23.5 डिग्री पर जाता है ना, 3.5 डिग्री। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वीडियो में भी सब लोग देख रहे हैं, समझते चलिएगा। बुक कहता है कि 22 डिग्री पर साउथ में अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे साउथ है और इसके नीचे क्या है, नॉर्थ है। ये मान सकते हैं ना, हमने ये पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स दी या फिर डिवाइड दी इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में लगभग डिवाइड करता है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ इंडिया, नीचे वाले पार्ट को साउथ इंडिया कह के समझ सकते हैं, है ना। तो क्या कहता है कि आप देखेंगे साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ, अगर आप देखेंगे 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ क्यों बोल रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे अर्थ में कौन सा हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में, तो इसलिए बोला 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये जब 22, ये 23.5 डिग्री है, तो 22 डिग्री इसके नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे होगा। तो यहां से एक हम खींच देते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। ये मान लीजिए एक लैटिट्यूड है जो कितने डिग्री पर है, 22 डिग्री पर है, ठीक है। तो क्या कहता है कि 22 डिग्री से नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडिया का वो पार्ट जो टैपर हो रहा है। देखिए हम इसके ऊपर ओवर राइटिंग करने के लिए इसे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये पार्ट, ये आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, जिसको हमने प्लेटू बताया था। अब ये टैपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। टैपर का मतलब आप समझिए कि धंसता हुआ दिखाई दे रहा है, कहां पे, इंडियन ओशियन में। तो ये वाला पार्ट लग रहा है कि इंडियन ओशियन में धंस रहा है। तो नीचे आपका इंडियन ओशियन हो गया ना बाबू, नीचे आपका जो है वो इंडियन ओशियन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, बताए थे ना, बे ऑफ बंगाल, BOB लिख देते हैं। इधर आपका अरेबियन सी, AS लिख देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर समझ रहे हो? तो ये टैपर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर है। इंडिया के बारे में बदम बता सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। आगे क्या समझना है, आगे कहता है कि अगर आप देखेंगे तो जब ये इंडियन ओशियन में धंस रहा होता है तो इंडियन ओशियन को 2 अलग सी में, 2 अलग समुद्र में डिवाइड कर देता है। तो एक एरिया क्या हो गया हमारा, अरेबियन, सॉरी बे ऑफ बंगाल, और एक हमारा क्या हो गया, अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में हमें कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है, और नीचे वाले में कौन सा देखने को मिलता है, लक्षद्वीप आइलैंड। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। कोई क्लियर नहीं है, ये हमारा हो गया ईस्ट साइड में, ये हमारा हो गया वेस्ट साइड में। क्लियर टॉपिक, आगे चले, गुड। हमको ऐसा लगता है एकदम रटा गया होगा बढ़िया से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है लुक एट फिगर 1.3। अब 1.3 आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। 1.3 फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। इसको समझते हैं। कहता है लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अगर आप देखेंगे इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो जरा उसको समझते हैं हम, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टेट्स, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। ध्यान से देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि कल मैंने आपको जो मैप बताया था, उस मैप में आपको ये समझ में आया था लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, क्लियर समझ में आ गया था? चलिए वेरी गुड।
क्लियर समझ में जब आ गया था तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारे इंडिया का? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारे इंडिया का? लॉन्गिट्यूडनल पूछ रहा हूं था, गलत है, वो लैटिट्यूडनल है। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? वर्टिकल, वर्टिकल, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारे इंडिया का? 68 डिग्री, बिल्कुल सही, अच्छा बच्चा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना। और कहां तक एक्सटेंड है बाबू? वेरी गुड, कहां तक एक्सटेंड है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये क्या है? एक्सटेंडेड है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी शायद हम लोग इस पे चर्चा किए थे। उसके बाद हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कहां से कहां तक है? तो नीचे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, ये सब मुंह पे रहना है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। याद रखेंगे जो लोग वीडियो में देख रहे हैं और जो लोग अभी सामने बैठे हुए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है और एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये सब बेसिक चीजें याद नहीं रह रही हैं तो फिर समझ के क्या करोगे? आंकड़े भी कुछ चीजों को याद रखने पड़ते हैं, समझ के क्या करोगे? मतलब समझ तो गए ही, लैटिट्यूड क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा है, लेकिन आपको उसके टर्म्स याद होने चाहिए। और कल मैं पूछूंगा, हर हाल में याद होना चाहिए, समझ गए? एकदम फाड़ू तरीके से। अरे 4 बार 5 बार लिखो ना, तुरंत याद जाएगा। कितने बार मैप बनाए? एक भी बार नहीं। कितने बार प्रैक्टिस की कॉपी में? एक भी बार नहीं। तो कहां से याद हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन याद रखने के लिए उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। यू शुड हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 टाइम्स यार। जब तक 2 बार आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, एकदम, ठीक है। देश को प्राउड करो, टीचर को प्राउड करो, राज्य को प्राउड करो, माता पिता को प्राउड करो, और पढ़ो, दम दम लगा के पढ़ो, इतना पढ़ो, खूब पढ़ो। चलिए आगे समझते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप देखेंगे ध्यान से मैप में, तो लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक के बीच में लगभग 30 डिग्री का आपको दिखाई देगा डिस्टेंस। कितने डिग्री का डिस्टेंस दिखाई देगा? 30 डिग्री का। यहां से ब्रेन खोल लो एकदम खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से ब्रेन खोल लो। लगभग 30 डिग्री का आपको डिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट डिस्टेंस देखेंगे, तो ये भी आपको कितना दिखाई देगा? लगभग 30 डिग्री का ही दिखाई देगा। आप माइनस करके देख लीजिए। अगर आप 68 को 97 से माइनस करेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7 और 25 लेके, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूडनल भी आप करके देखेंगे, आप हो सकता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। 30 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, क्या कहता है? डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। क्या कहता है? नॉर्थ साउथ। देखो बाबू, ये नॉर्थ एरिया हो गया ना, ये साउथ हो गया ना, ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो लगभग 30 डिग्री है। लेकिन देखने में आपको ये वाला लगता है कि ज्यादा डिस्टेंस है, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। हमारे इंडिया का जो लास्ट लैंड बॉर्डर एरिया है, लैंड बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या है? कन्याकुमारी। हालांकि इससे भी लास्ट लैंड बॉर्डर एरिया आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी क्या समझेंगे? कन्याकुमारी, ठीक है। इससे भी जो लास्ट हमारा जो धरती है भारत की, वो अरेबियन सी में है, सॉरी क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नीचे हमारा जो है वो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि 5 डिग्री पर है, ठीक है। तो वो 2004 में जो आया था सुनामी, उसके वजह से वो डूब गया था, ठीक है। 2004 की सुनामी में वो डूब गया था। उसका असर चेन्नई पर भी पड़ा था, बहुत बाढ़ आया था, बहुत स्थिति खराब थी, ठीक है। तो यही बात है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? उस समय में शायद मैं क्लास 3 में रहा हूँगा, या 3 में नहीं, 4 या 5 में था शायद, ठीक है। तब आया था, उस समय काफ़ी बहुत ज़्यादा भूचाल मचा हुआ था। अब पूरे दुनिया, पूरे भारत में इसका बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था, बहुत खतरनाक आया था सुनामी, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो उसमें डूब चुका है, ठीक है। खैर चलिए आगे समझते हैं, आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। अभी मेन टॉपिक पे पहुंच रहे हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो देखने में देखिए, ये जो लगता है कि ज्यादा लंबा है और ये थोड़ा सा कम लंबा है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगभग इतने डिग्री का डिस्टेंस है। यहां तक समझ रहे हो? आगे समझिए। कहता है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब यहां समझो, ये बाबू आपका स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कितने लोग को पता था कि यहां अरुणाचल प्रदेश है? हैंड रेज कीजिए। चलिए, अच्छे लोगों को पता था, ठीक ठाक लोगों को पता था। ये जो हमारा स्टेट है वो क्या है?
अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और गुजरात कहां पर है? ये है गुजरात। ये क्या है आपका? गुजरात। ठीक है, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? गुजरात हो गया। ठीक है, बोर्ड पर देखेंगे एकदम, बोर्ड पर देखेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, उस कोने में मैंने क्या बनाया है? अरुणाचल प्रदेश, और इस कोने में मैंने क्या बनाया है आपको? गुजरात। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझते चलिए। बुक कहता है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो टाइम लैग, मतलब जो समय लगता है वो लगता है 2 घंटे का, 2 आवर्स का लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझा देता हूं मैं। इस बुक को आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा है बुक, आप देखिएगा, समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, आपको मजा आने वाला है। देखिए कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट था ना जी। चलिए ध्यान समझिए बाबू, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय लगता है। मतलब कहने का कोशिश क्या कर रहा है बुक? कह रहा है कि अगर सुबह में सूरज यहां पर 4 बजे दिखाई दे, कितने बजे? 4 बजे, तो यहां पर सूरज आपको कितने बजे दिखाई देगा? 6 बजे दिखाई देगा। यही कहने की कोशिश कर रहा है। अब सुनो ध्यान से, क्यों आपको बताते हैं। आप देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को, ये हमारा जो हो गया अर्थ हो गया। ठीक है, यहां से बीच से एक प्राइम मेरिडियन लाइन जाती है, बताए थे फर्स्ट डे में। ठीक है, ये कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर। 90 डिग्री पर तब होगा जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसलिए 0 डिग्री पर। ठीक है, जो लोग वीडियो में कंफ्यूज हो रहे होंगे वो फर्स्ट वाला वीडियो निकाल कर जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा जो है वो अर्थ है। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से। 0 डिग्री पर होता है। कहते हैं कि 0 डिग्री पर जैसे जैसे इधर चलेंगे वैसे वैसे टाइम में हमारा क्या होगा? प्लस होगा, और इधर जाएंगे तो वो कैसे क्या होगा? माइनस होगा। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है ना, वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इसलिए हमें ईस्ट में सूरज पहले दिखेगा और वेस्ट में सूरज बाद में। इसलिए हमें ईस्ट में सूरज उगता हुआ दिखता है और वेस्ट में सूरज डूबता हुआ। माइंड माई वर्ड्स, हमारा जो अर्थ होता है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में क्या करता है? घूमता है। जैसे मान लीजिए कि ये ईस्ट वाला हो गया पार्ट, और ये क्या हो गया? वेस्ट, और ये सूरज है, लाइट जो है। तो जब ये ईस्ट में ऐसे घूमा तो पहले ईस्ट पे लाइट आएगा, तो सूरज कहाँ उग रहा है? ईस्ट में। तो हम कहीं भी रहेंगे तो हमें ईस्ट में सूरज उगता हुआ दिखाई देगा, और जब ऐसे घूमेगा तो फिर सूरज यहाँ से खत्म होता हुआ दिखाई देगा, तो वेस्ट में सूरज क्या होगा? डूबता हुआ दिखाई देगा। कंसेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए? वेरी गुड, आगे चलिए। तो क्या कहता है कि भाई देखो ध्यान से, 0 डिग्री से हम इधर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जो पूरा प्राइम मेरिडियन जो होता है, वो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। क्या है? ग्रीनविच। आप लोग मोबाइल अगर चलाते होंगे ना, तो ग्रीनविच मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन होता है, टाइम मेरिडियन। ठीक है, तो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, जिसको लिखता है GMT +5:30, ऐसे करके लिखा होता है। आप मोबाइल में देखिएगा GMT +5:30, वो क्या होता है अभी तुरंत का तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आपको बताते हैं। जैसे देखिए, आपको एक बात बताते हैं, 0 डिग्री से इस तरीके से चलने से पहले हमारा जो अर्थ है, अगर वो एक कंप्लीट रोटेशन करे तो कितना डिग्री का एंगल बना देगा? अगर कंप्लीट रोटेशन करे तो, जैसे मान लीजिए स्केल है, अगर अर्थ एक हाफ रोटेशन करे तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180। अगर कंप्लीट रोटेशन करे तो 180, ये भी ऐड कर देंगे तो 360 हो जाएगा। चलिए अब बताइए, हमारे अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन करने में 360 डिग्री का एंगल बनता होगा, है ना? 360 डिग्री का एंगल बन गया कंप्लीट रोटेशन में। कितना घंटे का समय लगता है कंप्लीट रोटेशन करने में? अर्थ को टोटल कंप्लीट रोटेशन करने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे। 24 घंटे में आपका अर्थ जो है वो एक बार कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, तबे ना दिन और रात होता है। 365 तो वो पूरा ईयर रोटेट करता है, वो रोटेट नहीं करता, वो रिवोल्यूट करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, तो सन के सामने हमारा अर्थ जो है वो क्या करता है? रिवोल्यूट करता है ना। तो आज यहाँ पर है, कल यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। ये तो रिवोल्यूशन कहलाया, जो 365 दिन में कंप्लीट करता है कि नहीं? 365 दिन और कुछ घंटे में, इसलिए 4 साल के बाद 366 दिन, मतलब लीप ईयर बनता है। समझ गया? तो ये तो रिवोल्यूशन हो गया। लेकिन अर्थ अपने ही एक्सिस पर एक बार गोल रोटेशन करता होगा ना, इसे गोल गोल नाचते हुए इसका रिवोल्यूशन करता है, तब ना दिन और रात होता है। तो एक बार कंप्लीट रोटेशन सन के सामने करता है तो कितना समय लगता है?
24 घंटा लगता है। चलिए अब चुपचाप सुनते चलिए, 24 घंटा लगता है। तो अगर हम ये समझे कि 360 डिग्री 24 घंटे में रोटेट करता है, तो एक घंटे में कितना डिग्री रोटेट करेगा? तो 24 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 15 डिग्री। ठीक है, तो मतलब 1 आवर में हमारा जो अर्थ है वो कितना डिग्री रोटेट कर जाएगा? 15 डिग्री। मतलब हम 0 डिग्री से यहां पर एक 15 डिग्री का लैटिट्यूड ड्रॉ कर, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर दें। कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार, लॉन्गिट्यूड बोलना है। ठीक है, अगर हम 0 डिग्री से, सुनिए ध्यान से, 0 डिग्री से 15 डिग्री, ये मान लीजिए कि 15 डिग्री है, कितना है? 15 डिग्री है। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री का एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर दें तो ये समझ में आ रहा है कि अर्थ को अगर सन यहां पर 1 बजे दिखाई दे रहा है तो यहां पर सन कितने बजे दिखाई देगा? अगर कोई व्यक्ति इस प्लेस पर खड़ा है और उसको 1 बजे सन दिखाई दे रहा है तो यहां पर कितने बजे दिखाई देगा? कितना घंटे का समय लग रहा है? तो इसका मतलब 15 डिग्री का डिस्टेंस है तो 2 बजे दिखाई देगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट बॉयज। 15 डिग्री, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होता है बाबू? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ठीक है, तो अगर हम 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड करें, सुनते चलिए बढ़िया से, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं अगर कंफ्यूजन होगा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम 60 डिग्री को, 60 मिनट को अगर 15 डिग्री से डिवाइड कर दें तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक डिग्री के लिए कितना मिनट टाइम लगेगा? प्रत्येक डिग्री के लिए कितना मिनट टाइम लगेगा? तो 15 चौके 60 मतलब 15 4 जा 60, तो 4 मिनट में अर्थ कितना रोटेट कर जाएगा? 1 डिग्री। 4 मिनट में अर्थ जो है वो कितना रोटेट कर जाएगा? 1 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बोले यस सर। यहां तक एकदम क्लियर है? चलिए पहले इतना बनाइए, उसके बाद आगे बताते हैं। फटाक से इतना बनाइए फटाफट, ठीक है। इतना बनाइए सब लोग, पहले इतना कीजिए ताकि आपको आगे की चीजें समझते समय कोई दिक्कत ना हो। इतना बनाइए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो आराम से पॉज करके इसको इतना बनाइए। चलिए हो गया क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, समझिए। ये यहां तक हमारा एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ध्यान से। कहता था बुक हमारा कि भाई यहां से यहां तक में 2 घंटे का टाइम लैग लगता है ना, लैग ऑफ टाइम या जो भी बोल रहा है समझिए ध्यान से, 2 घंटे का। ठीक है, धीरज सर ने क्या निकाला कि 1 घंटे 15 डिग्री, तो यहां पर कितना डिग्री है? तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो क्लियर हो गया समझ में? फटाक से दिमाग में गया कि नहीं गया? क्लियर भाई। अगर यहां पर हमको सूरज 4 बजे दिखाई देगा तो यहां पर कितने बजे दिखाई देगा? 6 बजे, क्योंकि पर घंटे में अर्थ कितना डिग्री रोटेट कर सकता है? 15 डिग्री। अभी ना निकाले, कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब यहां पर अगर सूरज हमें 4 बजे दिखाई देगा तो यहां पर हमें कितने बजे दिखाई देगा? 6 बजे। यहां 6 बजे दिखाई देगा तो यहां पर कितने बजे दिखाई देगा? 8 बजे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए अब एक कदम आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट इसमें, और इतना काम भर आपका हो गया है, लेकिन एक कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो क्या चलते हैं कि भाई ये क्लियर कर देते हैं, GMT + 530 सर ये क्या होता है? जब हम लिख दिए तो उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सुनिए मजा आने वाला है। इसको रेज कर दें। चलिए, आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू, लंदन में कितना समय बजता है? मान लीजिए 12 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 12। ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा। एक प्लेस है, ठीक है, इंग्लैंड में प्लेस है ग्रीनविच, वहां पे 12 बज रहा होगा। ठीक है, और यहां पर हमारा है इंडिया। क्या है बाबू? इंडिया। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो कितना है? कितना बताए थे? 68 डिग्री। ठीक है ना? ये आप है 0 डिग्री पे। कहां पे है? 0 डिग्री पर आप हैं। और आपका इंडिया का जो लास्ट बाउंड्री एरिया है वो कहां पर है? 68 डिग्री पर है ना? 68 डिग्री पर है। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है, इसको लिख के दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, क्यों हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं? क्योंकि इसको समझने में और हेल्प हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि बाबू जैसे भारत में अलग अलग लैटिट्यूडनल टाइम पे, अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल स्टेप पे टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम 100 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह गए तो टाइम का अंतर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आपको क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि 1 डिग्री और 2 डिग्री, इसके बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो मान के चलिए कि मोटा मोटी हर 100 डिग्री पर, हर 1 डिग्री के अंतराल में 100 किलोमीटर होता है। तो हर 100 किलोमीटर पे टाइम का अंतर होता होगा। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर कोई ये बोले
कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना है और ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का टाइम है 11 बजे, ठीक है, और क्लोज होने का टाइम है 12 बजे, है ना। तो अगर ये व्यक्ति 11 बजे अपना टिकट बुक करता है अपने प्लेस के टाइम के अनुसार, तो यहां तो अभी 11 नहीं ना बजा होगा, उस हिसाब से अलग समय पर 11 बजेगा तब तो, है कि नहीं। इसके बाद तो क्या ये टिकट बुकिंग कर पाएगा उस टाइम पे? नहीं कर पाएगा, दिक्कत आएगा। दूसरी बात, रेलवेज का मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर पूरे इंडिया में क्लास का स्कूल चलने का एक एवरेज टाइम होता है सब लोग का, मान के चलिए कि जब गर्मी का समय होता है तो आपका क्लास जो होता है वो 6:30 बजे 6 बजे 6:30 बजे शुरू होता है, ठीक है। तो इनको तो 4 बजे उठ के क्लास करना पड़ेगा उस हिसाब से, तो है कि नहीं। तो बेचारा रात को 1 बजे तक मोबाइल चला के सोया और 4 बजे मम्मी पापा एकदम मारे पीटे एकदम लगे हैं कि अरे उठो तुमको स्कूल जाना है कि नहीं। तो बेचारा सो क्या पाएगा, है ना। तो क्या होता है ना बाबू कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम को कॉमन लेकर चला जाता है, ठीक है। तो मिर्जापुर मूवी देखे हो, है ना, वेब सीरीज, बहुत जल्दी बोलो ये सर, ठीक है। चलिए देखिए, आप अलग अलग बुक में पढ़िएगा ना तो अलग अलग बुक में अलग अलग जगह दिखाता है, लेकिन हम एनसीईआरटी में मिर्जापुर पढ़ रहे हैं तो मिर्जापुर के बारे में ही लिखेंगे आंसर में, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाता है, क्या दिखाता है वही बताते हैं। देखिए लगभग 82.5 डिग्री पर, देखिए तो बुक में दिया हुआ है 82 डिग्री एंड हाफ दिया होगा, 82.30, है ना। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर अगर आप देखेंगे, ये क्या है बाबू, मैंने क्या ड्रॉ किया बताओ, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया, बहुत अच्छे। ये मैंने एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर एक लॉन्गिट्यूड आप ड्रॉ करेंगे, और वहां पर जो मिर्जापुर है ना, वहां पर जो टाइम बचता है वही टाइम पूरे इंडिया में क्या करता है, मानक होता है। अब यहां पर मान लीजिए 8 बजेगा, तो ये 8 जो यहां पर बज रहा है वही 8 हम यहां पर भी मानेंगे, चाहे सूरज सुबह दिखे चाहे दोपहर में। यहां पर भी हम 8 वही मानेंगे, चाहे सूरज दिखे चाहे सुबह में दिखे चाहे दोपहर में। यहां पर भी वही, यहां पर भी वही। तो इसको सेंटर पॉइंट माना जाता है इंडिया का। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप सोचिए सर ये सेंटर पॉइंट कैसे हो गया, सेंटर तो यहां होना चाहिए। लेकिन बाबू वैसे सेंटर मत देखो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से देखोगे तो ये आपको सेंटर दिखाई देगा, समझे। फिगर पर भी मत जाना, लेकिन चीजें समझ में आ रही होगी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, समझे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है, गुड। तो यहाँ का टाइम माना जाता है, ठीक है। अब आइए इस कहानी पे, यहां तक समझ गए। क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई यहां का टाइम क्यों माना जाता है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट माना जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब ये वो मेरिडियन है, ये वो लॉन्गिट्यूड है जो पूरे इंडिया के टाइम को क्या करता है, अपना टाइम देता है। क्या करता है? अपना टाइम देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब ग्रीनविच। ग्रीनविच मतलब वहां पर अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा। तो इंडिया में यहां पर जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम ना हम इसके हिसाब से रिलेट करेंगे, कि यहां के टाइम को रिलेट करेंगे कि यहां के टाइम को रिलेट करेंगे। इंडिया में कौन सा टाइम लेकर चलते हैं? इंडिया में ये वाला टाइम लेकर चलते हैं ना, मिर्जापुर वाला ना। दूसरा बुक पढ़ेंगे तो उसमें प्रयागराज देता है, किसी किसी बुक में मैंने पढ़ा है उसमें प्रयागराज देता है। तो प्रयागराज भी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, और मिर्जापुर में भी कहाँ है। तो फिलहाल मिर्जापुर ही लिखते हैं, अच्छा वेब सीरीज था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। खैर टाइम तो नहीं मिला उसको देखने के लिए, लेकिन बहुत पब्लिसिटी हुई उसके बारे में। चलिए क्या कहता है, 8 बजे, समझ रहे हो ना, 8 बजे। तो अब हम जो टाइम जो जोड़ेंगे वो यहीं से रिलेट करके जोड़ेंगे, टाइम जो जोड़ेंगे वो यहीं से रिलेट करके जोड़ेंगे। समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। देखिए ये बाबू जो है ना आपका 12 बज रहा है, ठीक है। 0 डिग्री से 68 डिग्री हम देख रहे थे, 68 डिग्री ना देखकर यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 30 मिनट को नेगलेक्ट ही कर दो, 30 मिनट को नेगलेक्ट कर दो, 82 डिग्री पूरा पूरा मानो, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा हो तो इंडिया में कितना बजेगा, तो उसके लिए हम 82 डिग्री पर जो टाइम हम इंडिया में मानते हैं वही ना लेकर चलेंगे। तो 0 डिग्री से 82 डिग्री, तो 1 डिग्री के लिए कितना मिनट समय लगता है, 4 मिनट लगता है, 4 मिनट। तो 82 डिग्री के लिए कितना मिनट लगेगा, तो 82 डिग्री गुने 4 कर देंगे तो निकल क्या जाएगा, करो तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, मतलब 328 मिनट। क्या लगेगा, 328 मिनट। अब इसको अगर हमें आवर में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 328 को 60 से डिवाइड करके देखो तो क्या रिजल्ट आ रहा है। फटाफट फटाफट सब लोग डिवाइड करके देखो, मैं कैलकुलेटर में करता हूं, करके देखो फटाफट। मैथ्स के स्टूडेंट्स फटाफट कीजिए, देखते हैं मेरा कैलकुलेटर पहले बताता है कि आपको बताता है। कितना है 328 डिवाइडेड बाय बाबू 60, 5.40 आएगा या 46 आएगा, ठीक है।
अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5.4 मान के चलते हैं, मतलब 5 घंटा और 40 मिनट, 5 आवर और 40 मिनट। अब बात यहां पर यह है कि सर आप तो लिखे हैं 5:30, लिखे ना 5:30, तो बाबू ये भी बात है कि यहां पर सिर्फ 82 डिग्री था कि 30 मिनट ईस्ट भी है, तो इसकी वजह से आपका टाइम लैग कम होगा कि नहीं होगा? टाइम लैग कम होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या याद रखना है कि क्या हमारा अर्थ जो है वो एक्चुअल में 24 घंटे लेता है रोटेशन के लिए कि इससे कम समय लेता है? अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखेंगे क्या पढ़ेंगे ध्यान से, तो वो 24 घंटा से कम समय लगता है। 23 घंटे लगभग 40 मिनट का समय लेता है, या 45 मिनट या 50 मिनट मान के चलिए समय लगता है पूरे अर्थ एक रोटेशन करने में। लेकिन हम मान के क्या चलते हैं, तो उसके वजह से भी टाइम आपका कम होगा कि नहीं होगा? तो आप अप्रोक्सीमेटली कहां पहुंच जाएंगे? 5:30 पे पहुंचेंगे, बताइए। तो अगर यहां पर लंदन में 12 बज रहा होगा तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? उसमें ऐड कर देंगे कितना? 5 घंटे 30 मिनट अकॉर्डिंग टू डिग्री रोटेशन। समझ में आ गया तो बोलेंगे यस सर, क्लियर एकदम, वेरी गुड। अगर यहां पर 1 बज रहा हो तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 5.3, तो कितना हो जाएगा इंडिया में? 6:30 मिनट। समझ गए? तो 1 बजे का दोपहर होगा तो इंडिया में शाम होगा 6:30 मिनट, शाम नहीं होगा, सॉरी गलती हो रहा है। जैसे कि इंडिया में अगर 6:30 का सुबह हो रहा होगा तो यहाँ पर 1 बजे का रात हो रहा होगा, है ना, रात हो रहा होगा। यहाँ पर सुबह हो रहा होगा तो यहाँ पर सन दिखेगा और यहाँ पर सन नहीं दिखेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसको हम फील किए थे, कैसे फील किए थे? अभी पिछले साल हम गए हुए थे हरियाणा, ठीक है। तो जब मैं गया हुआ था वहां पे तो क्या हुआ कि हरियाणा तुमको यहाँ पर है बाबू, ठीक है, यहाँ पर है। अभी जाना रहता है तो कभी कभी एग्जाम्पल आपको हरियाणा से देंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, सर बार बार हरियाणा क्यों जाते हैं। तो मेरा बीएड वहां से चल रहा था, ठीक है, तो एग्जाम के लिए हम गए थे। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर हरियाणा है बाबू, ठीक है, और यहाँ पर बिहार है। तो मेरे को एक स्टूडेंट ने कॉल किया, कुछ क्वेश्चन वगैरह उसको पूछना होगा ऑनलाइन क्लास में, तो उसने कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा डाउट है मेरे को। तो वीडियो पे हम लोग थे तो मैं बाहर था, तो उसके तरफ अंधेरा हो चुका था और अभी मेरे पास सन पहुंचा ही नहीं था, तो उसके पास अंधेरा हो चुका था। तो हम बोले ना, वो हमको देखा ना तो बोले कि सर आपके पास लाइट जल रहा है बाहर, मतलब सन दिखाई दे रहा है। तो हम बोले कि हाँ ये तो कॉमन बात है, सूरज तो दिखाई दे रहा है। तो बोले कि सर हमारे तरफ देखिए, लाइट ऑन अपना मतलब बाहर निकला तो दिखा रहा है कि सर देखिए अंधेरा हो चुका है। अब पूरा अंधेरा था वहां पे और अभी मेरा सूरज दिख रहा था, डूबा नहीं था। तो मतलब यहाँ से सूरज छुप चुका है, अर्थ ऐसे रोटेट कर चुका है, तो इसके तरफ से सूरज हट गया और अभी मेरे पास सूरज क्या है, दिख रहा है, और इतना के ही डिस्टेंस पे हमें दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? तो सोचो कि इतना के डिस्टेंस पे तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। वो काम क्या क्या करना है, बुक को अच्छे से पढ़ना है, मैप ड्रॉ करना है, जो मैंने बताया उसको रिवाइज करना है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।